हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और जो मेरे वीडियोस हैं उनको सबको ध्यान से पढ़ रहे होंगे। पिछले वीडियो में अपन ने लाइट रिएक्शन के अंतर्गत यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ा था, चक्रीय व अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें मैंने आपको चक्रीय और अचक्रीय दोनों अलग अलग करके बताए थे। अभी आपके सामने एक डायग्राम डिस्प्ले हो रहा है जिसमें चक्रीय और अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण जो दोनों हैं उनको याद करने की सहूलियत के हिसाब से मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया है, जिसमें आप देखेंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट से फोटोन्स लेकर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P700 जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ से रिलीज होते हैं, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से होते हुए फेराडॉक्सिन तक पहुंचते हैं। फेराडॉक्सिन से निकल करके चारों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 तक जाते हैं जहां ATP फॉर्मेशन होता है। फिर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक जाते हैं जहां फिर एक बार एक ATP और बनता है। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन जो कि कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर की कैरियर प्रोटीन होती है वहाँ जाता है। वहाँ से ये वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकल करके वापस घूम फिर करके फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आते हैं। तो इतना जो पोर्शन है ये वाला ये साइक्लिक है। फिर हमने बात की थी नॉन साइक्लिक की, जिसमें फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं फोटोसिस्टम सेकंड से। तो यहाँ वही है, सनलाइट से फोटोन्स एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एक्साइट हुई, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो कि वाया फियोफाइटिन या डायरेक्टली प्लास्टोक्विनोन को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ है वो है आयरन या फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और यहाँ जो है वो नॉन साइक्लिक के अंतर्गत वो है आपका प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से चारों इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 फिर साइटोक्रोम F, यहाँ एक ATP बनता है। साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से ये वापस फोटोसिस्टम सेकंड तक आने के बजाय ये डायरेक्टली स्थानांतरित हो जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट को। तो मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ केवल आपको एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर को याद रखना है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है दोनों में ही। बीच के जो ये साइटोक्रोम B6 है, F है, PC है, ये तो कॉमन है। तो आप यहाँ याद रखेंगे जिस समय यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरित होते हैं उसी दौरान वाटर का जो है फोटोलाइसिस होता है, जहाँ OH और H में जल टूटता है और यहाँ से जो H+ हैं वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं, और ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से होते हुए वापस फेराडॉक्सिन तक जाते हैं। और फेराडॉक्सिन पर यहाँ फेराडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में NADP का रिडक्शन होता है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 H+ जो है अपने वो पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मिलकर के यानी कि इसका रिडक्शन कर देते हैं और टोटल मिला करके अपने को 2 NADPH2 मिलते हैं। तो ये आप डायग्राम याद कर लें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में एक टॉपिक बचता है अपना साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस, यानी कि दोनों में अंतर या कंपेरिजन दोनों का। तो इसके लिए अपन इस टेबल बनाएंगे और इस टेबल का अपन स्टडी करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इधर मैंने लिखा है चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण, और इधर है आपका अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। तो चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन का जो गमन है वो चक्रीय होता है, अर्थात फोटोसिस्टम फर्स्ट से वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट को मिलता है। यहाँ कैसा होता है अचक्रीय, यानी कि फोटोसिस्टम सेकंड से रिलीज होते हैं और मिलते किसको हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट को। इसी तरह से जो दूसरा डिफरेंस है वो लिखेंगे आप यहाँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्राही या रिसेप्टर जो होता है वो होता है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यहाँ होता है प्लास्टोक्विनोन। चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के दौरान ATP निर्माण की अगर अपन बात करें तो यहाँ 2 ATP निर्मित होते हैं। कितने ATP निर्मित होते हैं? 2, और जबकि यहाँ पर केवल 1 ATP निर्मित होता है। इसके बाद में चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के दौरान NADPH2 का निर्माण नहीं होता, यहाँ 2 NADPH2 का निर्माण होता है। इसी प्रकार से चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है वो एसोसिएटेड नहीं होता जल के प्रकाशिक अपघटन से, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड होता है, जो यहाँ जल को H+ और OH- आयनों में तोड़ देता है प्रकाश की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ यहाँ मैग्नीज और क्लोराइड आयन भी भाग लेते हैं। इसके बाद में यहाँ O2 मुक्त नहीं होती और इस दौरान यहाँ पर O2 मुक्त होती। आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत डार्क रिएक्शन, यानी कि अप्रकाशिक अभिक्रिया।
अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया की अगर अपन बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जैसा कि नाम से लिखा हुआ है अप्रकाशिक यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, लेकिन वास्तविक तौर पर ये नहीं कह सकते। प्रकाश की अनुपस्थिति से यहाँ सीधा सीधा जो तात्पर्य है उसका मतलब होता है कि लाइट कंपल्सरी नहीं होती। तो इसके बारे में यदि अपन कहें तो इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इसे केल्विन बेंसन चक्र के नाम से भी जानते हैं, या केवल और केवल आप इसे केल्विन चक्र भी कह सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ प्रथम स्थायी उत्पाद यानी कि फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड है या यौगिक है, मध्यवर्ती जो उत्पाद है, वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, यानी कि उसमें 3 कार्बन होते हैं जिसका नाम होता है 3PGA। आगे अपन पढ़ेंगे पूरा नाम इसका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चूँकि कार्बन 3 होते हैं इसलिए इसे C3 चक्र के नाम से भी जानते हैं, जो कि केल्विन और बेंसन नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। और इसका उन्होंने प्रथम यानी कि फर्स्टली प्रयोगात्मक इसको सिद्ध भी किया गया, प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया गया, यानी कि उन्होंने अपना प्रयोग किया जिसमें उन्होंने शैवाल, इनमें ग्रीन एल्गी हैं जिनका नाम है क्लोरेला और सेनेडेस्मस, याद रखें आप, क्लोरेला व सेनेडेस्मस। इन दोनों शैवालों पे जो रेडियो आइसोटॉप है यानी कि रेडियो समस्थानिक किसका, कार्बन के रेडियो समस्थानिक C14 का यूज़ करते हुए इसको प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया, ताकि जिसमें पता लगा कि प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी के आधार पर इसको C3 चक्र कहा गया। अगर इसके स्थल की बात करें यानी कि ये कहाँ संपन्न होती है अभिक्रिया, तो जैसा कि पीछे अपन पढ़ के हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना पार्ट में और अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। और बेसिकली कहाँ, पर्णमध्योतक यानी कि मेसोफिल सेल्स, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जो हरित लवक पाए जाते हैं उनके स्ट्रोमा भाग में ये अप्रकाशिक अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद में अगर अपन देखें तो जो C3 चक्र है एक्चुअल में ये, या C3 जो चक्र है, इसकी जो सबसे पहले स्टडी और डिटेल जो बताई गई वो बताई गई केल्विन और बेंसन के द्वारा। और इसमें उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेडियो समस्थानिक जो C14 है उसका यूज़ किया गया, जिस पे क्लोरेला और सेनेडेस्मस नामक शैवालों पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। फिर इसके बाद में यहाँ इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुख्य एंजाइम यानी कि मेन एंजाइम जो है वो यहाँ जो भाग लेता है वो लेता है RUBISCO। इसका पूरा नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में मैक्सिमम कंटेंट, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा रुबिस्को, यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ये प्रोटीन है। इसका पूरा नाम होता है R फॉर राइबुलोज, बिस BIS, C और O जो हैं वो हैं यहाँ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ राइबुलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यही 2 नाम मैं सेम यहाँ भी लिख देता हूँ इस तरह से। अब आप यहाँ देखेंगे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज का क्या मतलब हुआ, तो इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि दोनों एंजाइम सेम हैं लेकिन 2 अलग अलग कंडीशन में ये 2 अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कंडीशन नंबर 1 में क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें, और इधर भी अपन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें,
तो यहाँ अगर पहली कंडीशन में, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, फर्स्ट कंडीशन में यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, अर्थात कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। जबकि दूसरी स्थिति जिसमें मैंने यहाँ लिखा है आपके सामने CO2 ऑपोजिट, यानी कि CO2 क्या हो जाए, कम, और ऑक्सीजन क्या हो जाए, ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में ये एंजाइम यानी कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट एंजाइम है, ये ऑक्सीजिनेज एंजाइम के रूप में कार्य करने लग जाता है और ऑक्सीजिनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन एक तरह से के प्रोसेस को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ इस प्रकार से ये जो एंजाइम है कार्बोक्सिलीकरण और ऑक्सीजिनेशन की जो प्रोसेस है, इन दोनों को उत्प्रेरित करके दो अलग अलग रूप से कार्य करता है। अतः इसका जो एक नाम अलग से और दिया जाता है जिसमें इसको कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, पूरा नाम है इसका कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, आल्सो नॉन एज कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, भी इसी एंजाइम का नाम रखा। अब इसके बाद में जो केल्विन चक्र है, यानी कि जो ये केल्विन बेंसन चक्र है, इसके बारे में अपन दो तीन चीज़ें यहाँ छोटी छोटी जो हैं वो आगे वैसे तो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ दो तीन चीज़ें जो है वो शॉर्टली मैं आपको यहाँ एक बार पहले बता देता हूँ, जिसमें अपने को पता होना चाहिए कि केल्विन चक्र के कंप्लीट होने के बाद निर्माण होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, अब जो ग्लूकोज का निर्माण होता है इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए डार्क रिएक्शन है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि यहाँ C3 चक्र के दौरान, यानी कि C3 साइकिल के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन यानी कि अपचयन, या हम ये कह सकते हैं इसका स्थिरीकरण अर्थात फिक्सेशन, या हम ये कह सकते हैं कि इसका स्वांगीकरण एसिमिलेशन जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये दो चीज़ें जो अपने सामने निकली वो ये कि पहली बात तो ग्लूकोज निर्मित होता है जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट यानी कि कंपल्सेशन नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ अपचयन कह दीजिए, स्थिरीकरण कह दीजिए, या हम कह सकते हैं स्वांगीकरण होता है। और इसके अलावा C3 चक्र जब कंप्लीट होता है तो उस दौरान एक 7 कार्बन कंपाउंड यानी कि 7 कार्बन यौगिक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसका नाम है सीडोहेप्टुलोज, SEDOHEPTULASE, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ये आगे अपन RUMP की जब पुनः उत्पत्ति पढ़ेंगे तब ये निर्मित होता है, तब आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है C3 चक्र की वो ये कि फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर या ग्राही कौन, भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु भाग लेते हैं, तो प्रथम जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं उनको ग्रहण करने वाला कौन सा उत्पाद होता है, तो आप याद रखेंगे RUPP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। ये एंजाइम ये प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही के रूप में कार्य करता है। और यहाँ जो एंजाइम भाग लेता है कार्बोक्सिलेशन यानी कि RUBP का जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की जो प्रोसेस है उसको ग्रहण करने वाले जो एंजाइम है वो यहाँ भाग लेता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रुबिस्को। अब इसके बाद बात करते हैं अपन C3 चक्र की मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि किसकी, C3 चक्र। अब C3 चक्र जो है इसकी यदि अपन बात करें तो ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप्स। यहाँ पे पहली जो रिएक्शन है वो होती है फॉस्फोराइलेशन यानी कि
रिलीकरण। दूसरी जो रिएक्शन है वो यहाँ कंप्लीट होती है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण यानी कि कार्बोक्सिलेशन। और तीसरी जो रिएक्शन या अभिक्रिया या घटना या चरण जो संपन्न होता है वो यहाँ होता है अपचयन यानी कि रिडक्शन। इन तीनों के फलस्वरूप यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और जो इस प्रक्रिया में स्टार्टिंग होती है वहाँ उसकी पुनः उत्पत्ति यहाँ पर कंप्लीट की जाती है। तो सबसे पहले यदि अपन फॉस्फोरिलीकरण की बात करें यानी कि फॉस्फोरिलीकरण जो चरण है उसको यदि अपन देखें तो यहाँ जो फॉस्फोरिलीकरण है वो होता है यानी कि यहाँ जो पहले से जो उपस्थित उत्पाद है वो होता है RUMP जिसको अपन कह सकते हैं और इसका पूरा नाम होता है राइबुलोस 5 फॉस्फेट। इसके यहाँ चूँकि ये 5 कार्बन कंपाउंड है और इसके यहाँ कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं 6 मॉलिक्यूल यानी कि 6 अणु यहाँ पर भाग लेते हैं। और यहाँ फॉस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है और उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होता है राइबुलोस 1,5 बाई फॉस्फेट यानी कि RUBP। शॉर्ट में इसको आप लिख सकते हैं RUBP। इसके कितने 5 कार्बन कंपाउंड और कितने अणु होते हैं 6 अणु होते हैं। अब बात आती है यहाँ से यहाँ जो परिवर्तन हुआ तो किस एंजाइम की उपस्थिति में हुआ। तो एंजाइम आपको याद रखना है चूँकि फॉस्फो ग्रुप पेंटो 5 कार्बन शर्करा फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एंजाइम आता है वो आता है काइनेज। तो आप यहाँ याद रखेंगे फॉस्फोपेंटोकाइनेज। फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस और यहाँ सक्रिय के रूप में काम करता है मैग्नीशियम आयन। और जो मेन बात आपको याद रखनी वो ये कि फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ 6 अणु ATP का यूज़ होता है जो कि 6 अणु ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में रिलीज़ किए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ राइबुलोस 1,5 बाई फॉस्फेट यानी कि RUBP का क्या कर दिया जाता है निर्माण कर दिया जाता है। अब आता है दूसरा चरण यानी कि कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में सीधा सीधा है। अब ये जो बना यहाँ RUBP जिसको मैंने बार बार यहाँ नहीं लिख रहा हूँ राइबुलोस 1,5 बाई फॉस्फेट, इसके 5 कार्बन वाले 6 अणु यहाँ प्रक्रिया में भाग लेते हैं और इस प्रकार से उत्पाद के रूप में यहाँ 3PGA जिसका पूरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का ये क्या करते हैं निर्माण करते हैं। तो 3PGAL जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ साथ आप यहाँ देखेंगे एंजाइम जो यहाँ भाग लेता है वो तो लेता है रुबिस्को। दूसरी बात मैग्नीशियम आयनों के सक्रिय के रूप में यहाँ भाग लेते हैं। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यहाँ 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का फिक्सेशन हो रहा है यानी कि एक प्रकार से इनको यहाँ रिएक्शन के अंतर्गत फिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे टोटल कार्बन कितने 30, ये 6 और चले गए तो कितने हो गए टोटल 36। अब आपको ये पता है कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है तो इसके लगभग टोटल कितने अणु बनेंगे 12 अणुओं का क्या किया जाता है निर्माण। हालांकि कुछ किताबों में आपको यहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा कि RUBP से 3PGA बनने के दौरान एक अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद निर्मित होता है जो स्प्लिट होकर के यानी कि आगे कन्वर्ट हो जाता है टूट करके 3-3 कार्बन के 12 अणुओं के निर्माण के रूप में जो कि होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चूँकि ये यहाँ प्रथम स्थायी उत्पाद यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अप्रकाशिक अभिक्रिया का या C3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद है और इसी कारण 3 कार्बन के होने के कारण इसको केल्विन बेंशन चक्र को 3C3 चक्र भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा गया है। अब इसके बाद में यहाँ नंबर 3 जो रिएक्शन है वो आती है अपचयन। इसको मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ अपचयन। अब अपचयन की जो प्रक्रिया है ये 2-3 चरणों में कंप्लीट होती है। तो यहाँ अब क्या होगा
ये जो यहाँ निर्मित हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके 3 कार्बन वाले 12 अणु यहाँ पर इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और यहाँ अभिक्रिया होती है फॉस्फोराइलेशन की, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं फॉस्फोरिलीकरण। तो यहाँ जो एंजाइम भाग लेता है वो लेता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। एंजाइम कौन सा भाग लेता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यहाँ पर भाग लेता है, और यहाँ 12 अणु ATP के यूज होते हैं, जो 12 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में रिलीज कर दिए जाते हैं। उत्पाद हमें प्राप्त होता है 1,3-BiPGA, यानी कि 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के भी हमें 3 कार्बन युक्त 12 अणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब ये जो 1,3-BiPGA है, यानी कि जो 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका आगे फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि आप याद रखेंगे एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि विहाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है। अर्थात यहाँ पर एक प्रकार से इसका क्या कर दिया जाता है? अपचयन कर दिया जाता है, और अपचयन क्रिया के दौरान यहाँ 12 NADPH2 प्रयुक्त होते हैं, जो कि 12 NADP+ के रूप में यहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के रूप में इसके 12 अणु, कितने अणु? 12 अणु, या इसको आप लिख सकते हैं 12 H3PO4 भी यहाँ से रिलीज होते हैं, और जो उत्पाद है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 3PGAL। क्या प्राप्त होता है? 3PGAL। 3PGAL का पूरा नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हमें यहाँ मिलता है, इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का आगे क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ बात करेंगे कि ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, आगे जा कर के कितने अणु इसके? 3-3 कार्बन के कितने अणु? 12 अणु, यानी कि टोटल 36 कार्बन। अब ये जो 3PGAL है, इसको मैं यहाँ अलग से एक बार और लिख देता हूँ। 3PGAL के 3 कार्बन इंटू 12 मॉलिक्यूल, ये यहाँ स्प्लिट होते हैं, और आप यहाँ ध्यान देंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3PGAL के 2 अणु, और 3PGAL के शेष कितने बचे? 10 अणु। ये निर्मित करते हैं ग्लूकोज, और ये आगे जा कर के अभी अपन ने शुरुआत में ऊपर पढ़ा है, सबसे ऊपर जो RUMP राइबोलोस 5 फॉस्फेट की पुनः उत्पत्ति, यानी कि अगले चक्र का पूरा करने के लिए RUMP की पुनः उत्पत्ति में 10 अणु भाग लेते हैं। और इसके द्वारा RUMP की पुनः उत्पत्ति जब होती है, तो इसी दौरान जो अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 7 कार्बन का जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है सीडोहेप्टुलोस 7 फॉस्फेट, वो इसी दौरान निर्मित होता है। तो जो 3PGAL है, उसके द्वारा आगे जा कर के ग्लूकोज का एक 6 कार्बन इंटू 1 मॉलिक्यूल निर्मित कर दिया जाता है। तो ये तो हुआ अभिक्रिया के रूप में। अब इसको अपन आगे चर्चा करेंगे चक्र के रूप में। अब यदि जो अपन ने पीछे पढ़ा है, जो भी रिएक्शंस पढ़ी थी C3 चक्र की, यदि उनको अपन साइकिल के दौरान दर्शाएं, तो नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा था फॉस्फोरिलीकरण, तो यहाँ ये पहला चरण है, जिसको अपन आप यहाँ लिख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण। दूसरा जो चरण है वो अपन ने पढ़ा था कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलीकरण। और जो तीसरा चरण था वो अपन ने पढ़ा था अपचयन, तो ये जो तीसरा चरण है वो है आपका अपचयन। हालांकि यहाँ भी जो फॉस्फोरिलीकरण है वो मतलब होता है, यानी कि ये पुनः फॉस्फोरिलीकरण होता है। अपचयन जो है वो आपका ये वाला, यानी कि 1,3-BiPGA जो है उसका रिडक्शन होने के फलस्वरूप अपने को मिलता है एल्डिहाइड, यानी कि एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में।
तो यदि अब अपन एक एक रिएक्शन को यदि चक्र के रूप में दर्शाएं तो आप सबसे पहले लिखेंगे RUMP, जो कि यहाँ पहले से उपस्थित होता है। इस RUMP का फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसके अंतर्गत जो एंजाइम यहाँ पर भाग लेता है वो होता है फॉस्फोपेंटोकाइनेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉस्फोपेंटोकाइनेज एंजाइम यहाँ भाग लेता है। और भाग लेने के साथ साथ आप यहाँ नोटिस डालेंगे कि 6 ATP अणुओं का यूज़ होता है, जो 6 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में यहाँ से रिलीज किए जाते हैं। अब इसके बाद में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है RUBP, यानी कि राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट। अभी राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट है, यहाँ कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल एंटर करते हैं। एंजाइम यहाँ पर जो काम आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम आप लिखेंगे रुबिस्को। क्या नाम लिखेंगे? रुबिस्को। और यहाँ सक्रिय कारकों के रूप में काम आते हैं मैग्नीशियम आयन। और उत्पाद के रूप में यहाँ एक अस्थायी कंपाउंड क्रिएट होता है, जो कि स्प्लिट होकर के प्रथम स्थायी उत्पाद, यहाँ आप स्टार लगा करके नोटिस डालेंगे, प्रथम स्थायी उत्पाद। प्रथम स्थायी उत्पाद जो है वो है आपका 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसके 12 मॉलिक्यूल बनते हैं, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसी के लिए इसको C3 चक्र के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ इसका पुनः फॉस्फोराइलेशन होता है और एंजाइम जो है वो यहाँ पर काम आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आप यहाँ एंजाइम का नाम लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के अंतर्गत यहाँ आप 12 ATP अणुओं का यूज होता है और 12 ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज होते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ लिखेंगे कि जो मतलब एंजाइम है वो यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरो काइनेज या फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज प्रयुक्त होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो साइकिल और नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन अपन ने पढ़ा था उसमें 18 ATP बनते हैं, जिसमें से 6 यहाँ काम आए गए, 12 यहाँ काम आ गए। तो टोटल अभी तक अपन ने कितने ATP काम में आ गए? 18 ATP, यानी कि 18 ATP के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में जो उत्पाद मिला अपने को 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का होता है यहाँ पर अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एंजाइम जो है वो आता है, जिसको अपन कह सकते हैं फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम जो है वो आप लिखेंगे फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज। अब फॉस्फोग्लिसरोडीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ 12 NADPH2 जो कि प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण के दौरान यहाँ निर्मित हुए थे वो भी यहाँ पर प्रयुक्त कर दिए जाते हैं और 12 NADP के रूप में यहाँ से ये रिलीज हो जाता है। और यहाँ भी जो सक्रिय कारक हैं वो एंजाइम निर्मित होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ 12 फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल भी रिलीज किए जाते हैं 12H3PO4 के रूप में, क्योंकि फॉस्फेट जो ग्रुप है वो यहाँ से हटा दिया जाता है और जो ये 12 NADPH2 यानी कि जो 12 अपने जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से ऑक्सीकृत अवस्था में यहाँ से इसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ निकलते बह जाते हैं। और उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यानी कि 3PGL। इसके भी टोटल अभी इनको 12 अणु में निर्मित होते हैं। इन 12 अणुओं में से 2 अणु यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु आगे जाकर के निर्मित करते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बाद में ये स्टोर्ड अवस्था में यानी कि बहुलकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप यहाँ याद रखेंगे कि प्लांट्स में जो अपने आपको पता है कि जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो वहाँ जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ ग्लूकोज या फ्रक्टोज के रूप में नहीं होती, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज यानी कि किसके रूप में किया जाता है? सुक्रोज के रूप में किया जाता है। अब आपको पता है ग्लूकोज का समावेशी कौन? फ्रक्टोज। और एक ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज का अणु मिलकर के क्या बना देते हैं? सुक्रोज। तो इस प्रकार से प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है फूड का कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो सुक्रोज के रूप में किया जाता है। अब बचे ये 10 अणु 3PGL के, तो ये 10 अणु 3PGL के निर्मित करते हैं वापस RUMP के 5 अणु। और इसी दौरान सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो कि 7 कार्बन कंपाउंड होता है, हालांकि इसके रीजनरेशन की प्रक्रिया में 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड और 7 कार्बन कंपाउंड भी निर्मित होते हैं, जिनके बारे में डिटेल से अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो
यहाँ आप देखेंगे कि जो 3PGL के 10 अणु हैं वो मिलकर के क्या बना देते हैं, RUMP के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे RUMP की पुनः उत्पत्ति या पुनः निर्माण। तो ये किस प्रकार से होता है, इसके लिए भी एक छोटा सा साइकिल है। हालांकि अपने सिलेबस में रिएक्शंस के तौर पे दे रखा है, लेकिन अपन उसको साइकिल के तौर पे पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे RUMP की पुनः उत्पत्ति और साथ ही साथ बात करेंगे इसके सब्स्टिट्यूशनल पाथवे C4 चक्र के बारे में। थैंक यू।